इस कहानी के लेखक हैं लावण्य कुमार। कोलकाता शहर जो रात को भी नहीं सोता, लेकिन इसमें बसा बनर्जी मैंसन हुगली नदी के उस पार पसर चला था। घड़ी की छोटी सुई 1 पर पहुंच चुकी थी और सन्नाटा बिना पलकें झपकाए बस रात को एकटक ताक रहा था। साइकिल से देर रात घर पर लौट रहे गार्ड को अचानक बीच सड़क में लघु शंका लगी, पर वो साइकिल सड़क पर नहीं रोक सकता था क्योंकि गली के कुत्ते अक्सर मौके की फिराक में रहते और गार्ड साहब को कुत्तों से बेहद डर लगता था। साइकिल चलाते हुए गार्ड साहब को एक बड़े से मकान का काला गेट खुला हुआ दिखाई दिया और कुत्तों द्वारा काटे जाने की कोई गुंजाइश ना छोड़ते हुए उन्होंने जोर से पैर चलाए और साइकिल सीधे हवेली में जाकर रोक दी। हवेली में ताला लगा होने के कारण गार्ड अंदर तो नहीं जा सकता था, पर किसी का ना होना भी उसके लिए फायदेमंद था, जिसके चलते उसने झाड़ियों में अपनी लघु शंका मिटाई। इससे पहले कि वो अपने रास्ते को चलता, अचानक हवेली के लाल दरवाजे का ताला टूट जमीन पर गिर गया। गार्ड साहब को यह बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने जब दरवाजे पर कान लगाए तो उन्हें भीतर से तेज गतिविधियों की आवाजें साफ तौर पर सुनाई दे रही थी। बिना देर किए हुए गार्ड साहब अंदर गए और कुछ देर बाद बाहर आई तो सिर्फ उनकी चीखें। पर इस सुनसान हवेली में उनकी चीखें सुनता भी तो आखिर कौन? मौलवी साहब अपनी बेटी आयशा के साथ कलकत्ता से दूर इस हवेली में रहने आए हैं। दरअसल कभी इस हवेली के जमींदार मौलवी साहब के घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। जमींदार की मौत के बाद उनके बच्चे तो विदेश चले गए, पर जाते जाते मौलवी साहब के लिए ये हवेली छोड़ गए। बिटिया, तुम मुंह धो लो, हम खाने का बंदोबस्त करते हैं। नहीं अब्बा, आप आराम कीजिए और खाने की फिक्र हम पर छोड़ दीजिए। आज हम ऐसी बिरयानी बनाएंगे कि आप गोश्त के साथ अपनी उंगलियां भी चाट जाएंगे। तू भी ना एकदम अपनी माँ की तरह जिद्दी है, पर अगर मदद की जरूरत पड़े तो बुला लेना। इतना कहते ही आयशा रसोई घर में गई और गैस लगाकर बिरयानी बनाने की तैयारी करने लगी। दूसरी ओर मौलवी साहब भी अंदर अपने ट्रंक को खोलकर कमरे को जमाने लगे। मौलवी साहब अभी बिस्तर का गद्दा बिछा ही रहे थे कि उनकी नजर पलंग के कोने पर पड़ी एक कमीज पर गई। उन्होंने कमीज को उठाकर देखा तो पाया कि कमीज पर स्याह लाल रंग था जो सूख चुका था। उन्होंने उस कमीज को एक आम कपड़ा समझ उससे कमरे की धूल उड़ाने लगे। मौलवी साहब इस बात से बेखबर थे कि ये उसी गार्ड की कमीज थी जो हफ्तों पहले इस हवेली में आया तो था, पर कभी वापस नहीं जा पाया। मौलवी और आयशा खाना खाने बैठे। दोनों को खाते हुए अभी कुछ देर ही हुई थी कि मौलवी साहब को चावलों के बीच कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने जब उसे उठाया तो उन्हें वो जला हुआ गोश्त का एक आम टुकड़ा लगा, पर जैसे ही वो उसे गौर से देखने के लिए आंख के पास लाए तो पाया कि वो एक मरा हुआ चूहा था। मौलवी साहब के हाथ कांपे और उन्होंने उसे फेंकते हुए एकदम से उल्टी कर दी। आयशा की नजर जैसे ही चूहे पर पड़ी, उसने भी अपनी प्लेट को किनारे पर कर मुंह में गए आखिरी निवाले को थूक दिया और अपने पिता को पानी का गिलास देते हुए बोली, अब्बा कसम से अब्बा, हम कसम खा के कहते हैं, हमें नहीं पता ये कहां से आ गया। अरे कोई बात नहीं बिटिया, इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना है। ये तो उस कसाई की गलती है जिसने तुम्हें ये गोश्त दिया है। तुम चिंता मत करो, हम बाहर जाकर खा लेंगे। इतना कहकर आयशा और मौलवी साहब घर को ताला लगा बाहर चल दिए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्हें जाता हुआ कोई छत से देख रहा था, जिसके हाथ खून से सने हुए थे। रात को बाहर से खाना खाने के बाद दोनों बाप बेटी घर के पीछे वाले बगीचे में टहलते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अब्बा, हमें माफ कर दीजिए ना। अरे आयशा, फिक्र मत करो। तुम्हें पता है, तुम्हारी अम्मी ने शादी की सालगिरह पर खीर जला दी थी। फिर हम दोनों ने उसको 1000 बार सुन चुके हैं अब्बा ये कहानी। कभी कभी अम्मी की ना बहुत याद आती है। बाप बेटी इससे पहले कि कुछ और यादें ताजा करते, उन्हें पेड़ की शाख के ऊपर एक अजीब सी आहट सुनाई दी। दोनों ने जब नजर उठाकर ऊपर की ओर देखा
तो एक औरत पेड़ की शाख पर बैठ एक इंसानी हाथ को कच्चा चबा रही थी और उसकी बाजू से टपकता खून गार्डन की मिट्टी में जज्ब होता हुआ उसे लाल कर रहा था। जैसे ही उन दोनों की नजर उस औरत से मिली तो उसने अपने खूनी होठों से मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, खाना चाहेंगे आप? कौन हो तुम? और ये? मेरा नाम मोमिना है। मैं जमींदार बाबू की छोटी पत्नी। सालों से उन्हें ढूंढ रही हूँ पर कोई मुझे बताता ही नहीं, और जब कोई मुझे कुछ बताता नहीं तो क्या? तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और जिंदगी से खा जाती हूँ। क्या आपको पता है जमींदार बाबू कहाँ है? पता है आपको? मोमिना के गुस्से के उबाल को देख दोनों बाप बेटी दौड़ते हुए अपने कमरे में जा पहुंचे और कुंडी लगाकर बिस्तर के एक कोने में दुबक कर बैठ गए। कुछ देर तक तो मोमिना ने दरवाजा पीटा और फिर शांति ने माहौल को एकदम भयनुमा रूप दे दिया। इससे पहले कि बाप बेटी हिमाकत कर दरवाजा खोलते, उन दोनों को सीलिंग पर किसी के नाखून कुरेदने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने तेज चलती सांसों के साथ जैसे ही ऊपर देखा तो सीलिंग पर मोमिना को पाया, जो नाखून गड़ाए दीवार पर उल्टे मुंह उन्हें ही देख रही थी। और उसके बड़ा सा मुंह खोलते ही दोनों बाप बेटी पर खून और मरे हुए चूहों की बरसात हो गई। आयशा पर खून के छींटे पड़ते ही वो वहां से भाग गई, पर मौलवी साहब मौके पर ही बेहोश हो चुके थे। बहरहाल जब आयशा लॉबी में पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि उसके अब्बा तो कमरे में ही रह गए। आयशा, जो सर से पैर तक कांप रही थी, किसी तरह शरीर में हिम्मत जुटा ठिठुरते कदमों से कमरे में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर हक्की बक्की रह गई। उस कमरे में एक छोटा सा लैंप जल रहा था और पलंग पर खून और मरे हुए चूहों का नामो निशान तक नहीं था। कुछ देर पहले उसके और उसके पिता के साथ जो कुछ घटा ये आयशा की समझ से परे था। बहरहाल उसने अपने अब्बा को ठीक से बिस्तर पर लेटाया और डॉक्टर को कॉल लगाया। डॉक्टर ने तुरंत ही आकर मौलवी साहब की नब्ज देखी और कुछ इंजेक्शंस दिए और आयशा के हाथ में दवाइयों का पर्चा थमाकर चले गए। आयशा दवा लेकर घर की ओर जा ही रही थी कि रास्ते में एक अनजान आदमी ने उसे रोकते हुए एक कागज दिखाया और कहा, एक्सक्यूज मी, मेरा नाम रितेश है, मैं यहाँ नया हूँ, क्या आप मुझे ये पता बता सकती हैं? ये तो मेरे घर का पता है, आपको भला यहाँ क्या काम? जी, मेरे एक रिश्तेदार हैं, जमींदार घोष बाबू। उनके हिसाब से इस बंगले में कोई आत्मा अपना डेरा जमाए बैठी है और मैं ठहरा एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, तो मैंने सोचा। उस मकान में सचमुच एक आत्मा है, आप जल्दी मेरे साथ चलिए। रितेश जैसे ही उस मकान की चौखट पर पहुंचा, उसने अपने बैग से एक EMF मीटर निकाला और घर की चारों दिशाओं में घुमाने लगा। जैसे ही उसने मीटर घर के मुख्य लाल द्वार की ओर किया, मीटर पर रीडिंग 15 के पार पहुंच चुकी थी, जिसका मतलब ये था कि वहां कोई है। ये देख आयशा जरा विचलित हो गई, पर रितेश ने उसे शांत करते हुए कहा, अरे डरो मत, ये पुराना घर है और पुराने घरों में आज के घरों की तरह वायरिंग में अलॉय का इस्तेमाल नहीं होता था। शायद इस घर के तारों में प्योर एल्यूमिनियम है जो मीटर को ऐसे गुमराह कर रहा है। खैर, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? अब्बा अंदर आराम कर रहे हैं, आप कहीं तो। अरे उनको मत उठाना, अभी मैं शाम तक यहीं तफ्तीश कर रहा हूँ, मैं उनसे बाद में मिल लूंगा। पूरे घर के सभी कोनों की तफ्तीश करने के बाद जब रात को रितेश खाने पर मौलवी साहब से मिला तो उन्होंने बेहद गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत किया। बरखुरदार, आयशा ने बताया तुम्हारे बारे में। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं जो तुम इन परिस्थिति में हमारी मदद करने चले आए। जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने इस घर का चप्पा चप्पा छान मारा, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा जिस पर शक की सुई जाए। बाकी इस मकान की अफवाह भी लोगों के मन में शक का बीज बो देती है। आप एकदम निश्चिंत रहिए, ये घर एकदम महफूज है। रितेश ने अपनी बात समाप्त की भी नहीं थी कि अचानक कमरे की बिजली चली गई और अचानक से टेबल के बीचों बीच जला एक लैंप और उसकी रोशनी में दिखा एक चेहरा जो किसी और का नहीं बल्कि मोमिना का था, जिसकी आंखें नीली और होठों पर वही खूनी मुस्कान थी। उसने आयशा की प्लेट से मुट्ठी भर चावल उठा मुंह में ठूसे और रितेश की ओर देखते हुए कहा, माफ करना, मैंने तुम्हारी बात पूरी नहीं होने दी। क्या कह रहे थे तुम?
ये घर महफूज है। तुम चाहती क्या हो इनसे? जमींदार बाबू, वो तुम्हें नहीं मिलेंगे। वो काफी साल पहले चल बसे और उनका परिवार अमेरिका चला गया। और आखिर तुम लगती कौन हो उनकी? उनकी नौकरानी थे हम। काम के बदले तनख्वाह और मन बहलाने के बदले जेवर देते थे हमें। देखना चाहोगे कैसे मन बहलाते थे? अरे नहीं मोमिना, सब जानते हैं तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैं तुम्हें एक अंधविश्वास समझता था, पर तुमने मेरा वहम दूर कर दिया। जमींदार बाबू के कर्मों की सजा तुम इन्हें मत दो प्लीज। तुम इन्हें जाने दो, मैं तुम्हें मुक्ति दिलवाऊंगा। नहीं चाहिए मुझे मुक्ति। मेरे कुछ सपने थे। मैं किसी की रखेल नहीं, बीवी बनना चाहती थी। जमींदार बाबू न सही तो तुम ही सही। मैं इन्हें एक शर्त पर जिंदा बख्शूंगी, अगर ये दोनों सुबह तक ये घर छोड़कर चले जाएं, वरना सब मारे जाएंगे, सब के सब। मोमिना की भूतिया हंसी के साथ टेबल पर पड़ा लैंप जोर से फट गया और वो गायब हो गई। कुछ पलों के बाद जब बिजली वापस आई तो सबकी प्लेटों में चावल के साथ एक एक मरा हुआ चूहा भी था। मौलवी साहब और आयशा ने तुरंत अपना सारा सामान बांधना शुरू किया और टैक्सी पकड़ रातों रात उस हवेली से निकल गए। रितेश उस हवेली के सामने खड़ा था और वो मुख्य लाल दरवाजे की ओर देखकर चिल्लाते हुए बोला, मोमिना, अब तुम्हारे और मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं है, तो आ जाओ। रितेश के इतना कहते ही घर की स्ट्रीट लाइट फड़फड़ाई और वो लाल दरवाजा धीरे से खुला। दरवाजे के खुलने के साथ मोमिना चक्रासन की मुद्रा में रेंगते हुए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। माहौल में एक बहुत ही भयनुमा शांति पसर चुकी थी कि तभी इस शांति को चीरते हुए रितेश ने कहा, अरे बस करो रितु, वो मौलाना और उसकी बेटी चले गए हैं और कभी वापस नहीं आएंगे अब। मोमिना, जो अब तक सबके खून की प्यासी थी, अब अचानक साधारण लड़की की तरह खड़ी हुई अपनी कमर से रुमाल निकाल मुंह से खून पोंछते हुए बोली, शुक्र है बूढ़ा भाग गया, नहीं तो पता नहीं कितने दिन ये ड्रामा करना पड़ता। तो डायरेक्टर बाबू, अब क्या इरादा है? बूढ़ा तो भाग गया और मकान भी हमारे लिए छोड़ गया। अब रात भी जवान है और हम भी। तुम मर्दों के दिमाग में एक ही चीज चलती रहती है ना। खैर छोड़ो, ये थिएटर करना आज सही में काम आया। आओ तुम्हें रबर के मरे हुए चूहों की बिरयानी खिलाती हूँ। विश्वास नहीं हुआ ना, पर यही सच है। रितेश और रितु इस मकान पर कई महीनों से नजर गड़ाए बैठे थे। उन्होंने मौलवी को खत लिखकर कई बार इस मकान को बेचने के लिए कहा, मगर मौलवी हमेशा जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार दोनों ने ये प्लान बनाया और मोमिना के भूत और उसकी कहानी का फायदा उठा बूढ़े को डराया। फिर भले ही वो पेड़ पर बैठी मोमिना हो या बिरयानी में निकले मरे हुए चूहे या फिर डाइनिंग टेबल पर लैंप का फूटना, टेबल का थरथराना, सब उनके प्लान का हिस्सा था। पर शायद मोमिना के भूत का रितु की जगह लेना रितेश के प्लान का हिस्सा नहीं था। क्या रितेश को कभी मोमिना का सच पता चल पाएगा? अब तो समय ही बताएगा कि क्या होगा इस लाल दरवाजे उर्फ रेड डोर के पीछे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।